अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बुरैर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। आज हम चैप्टर 7 शुरू करने वाले हैं भाई। चैप्टर 7 हमारी फिजिक्स की सिंटेक्स बुक का जो कराची बोर्ड में चल रही होती है, और अभी देखा जाए तो नाइनोमेट्रिक दोनों के लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, अब हम लोग सबसे पहले ये पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है, ग्रेविटेशन क्या होता है। इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं फौरन ही। लर्निंग ऑब्जेक्टिव की अगर बात की जाए तो हमारे पास पहले इंट्रोडक्शन है। चैप्टर का इंट्रोडक्शन के हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ओके। फिर आगे जाके है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, फिर एक सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटी। तो हम लोग सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन की तरफ पढ़ते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन हमारा चैप्टर है तो उसका इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन है क्या। तो हम लोग सबसे पहले सवाल उठता है, हम सर्कुलर मोशन स्टडी क्यों कर रहे हैं, वाई स्टडी सर्कुलर मोशन। सो हम लोग सबसे पहले अगर अंडरस्टैंड करना चाहें हम लोग मोशन ऑफ प्लैनेट्स, क्योंकि प्लैनेट्स भी हमारे सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं सूरज के गिर्द, हर कोई अपने ऑर्बिटल में। अब इलेक्ट्रॉन भी अपने ऑर्बिटल में घूम रहे हैं हमारे न्यूक्लियस के गिर्द। ऐसे ही देखा जाए कोई जाइंट व्हील घूम रहा है तो वो पंखा घूम रहा है, कोई भी चीज़ अगर घूम रही है अपने मोशन में तो सर्कुलर मोशन में ही घूम रही है। इवन कि अगर सन भी जो घूम रहा है, सन ऑफ सैटेलाइट भी दुनिया के उसमें ऑर्बिट में घूम रहा है, वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सर्कुलर मोशन होता क्या है, वो चीज़ आपको डिफाइन करते हैं सबसे पहले। व्हेन द बॉडी मूव ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इट्स कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी कोई बॉडी अपने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल में मूव कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन में कहलाएगी। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है क्या, अगर कोई एक सर्किल बना हुआ है और उसके सिर्फ कोने कोने से मूव कर रही है, यानी एक राउंड शेप बना रही है, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, सर्कुलर मोशन में। जैसे इसकी एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे एक सिंपल बनाया हुआ है कि जो चीज़ें मूव कर रही हैं, जैसे दुनिया को दिखा रहा है इस तस्वीर में, ये जो मूव कर रही है अपने ऑर्बिट में घूम रही है और एक सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल पे घूम रही है, सही है ना। ये पीछे जा रही है ना, ये आगे जा रही है, सिर्फ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल में घूमी जा रही है। ऐसे ही काफ़ी सारी एग्जाम्पल हैं सर्कुलर मोशन की, घूमने की, जो अपने सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल में ही घूम रहे होते हैं। साइकिल में तो ये चीज़ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जब साइकिलिस्ट साइकिलिंग कर रहे होते हैं वो एक ही लाइन में कर रहे होते हैं और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल बना हुआ होता है। इवन अगर देखा जाए कोई ये झूला जिस तरह का होता है तो इसमें भी क्या, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल हम लोगों का बीच से कोने कोने पे ये लोग घूम रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन कोई भी वो चीज़ हो सकती है जो मोशन कर रही हो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल में, वो चीज़ हमारी कहलाएगी सर्कुलर मोशन। फिर आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है भाई, यूनिफॉर्म का लफ्ज़ हम लोग फिजिक्स में यूज इसलिए करते हैं कि जहाँ चीज़ एक कांस्टेंट हो जाए, यानी उस चीज़ में चेंज नहीं आ रहा हो। जैसे हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, वो वेलोसिटी इसमें ज़रा सा भी चेंज नहीं आया। 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर पर सेकंड ही रहे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल विद द कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ। यानी हम लोग ये बोल रहे हैं कि जो चीज़ हमारी सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से घूम रही है, सही है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही घूमते रहे, उसमें चेंज ना आए, कभी 4 हो रही है कभी 3 हो रही है, तो वो चीज़ कहलाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। एक पंखा भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है नॉर्मली, अगर वोल्टेज चेंज ना हो। हाँ, वोल्टेज ख़राब हो जाए तब जाकर उसका चेंज होता है, लेकिन नॉर्मली पंखा भी या मोटर भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती हैं, और उनकी मोशन की जो क्वांटिटी होती है वो मीटर पर सेकंड में नहीं, हम उससे आरपीएम में काउंट कर रहे होते हैं ना, रोटेशन पर मिनट, ये भी एक स्टैंडर्ड है लेकिन हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते। ये सिंपल ऐसा मशीनों में बोला जा रहा था, ओके। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, जो चीज़ हमारी कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन में कहलाएगी वो हमारी कहलाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक एग्जांपल यही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी स्पीड चेंज हो सकती है, हाँ या नहीं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड क्या होती है, स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती, सही है। बॉडी कवर डिस्टेंस इन यूनिट टाइम हम लोगों की स्पीड होती है, बॉडी कवर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम हमारी कहलाती है वेलोसिटी। तो जहाँ डायरेक्शन चेंज होने की बात ना हो तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन पे, और सर्कुलर मोशन में हर जगह इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी अलग होगी क्योंकि डायरेक्शन अलग है, यहाँ इसकी वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ इसकी वेलोसिटी अलग होगी। ये सब 10 मीटर पर सेकंड तो हो सकती हैं, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड क्लॉकवाइज भी हो सकती हैं, 10 मीटर पर सेकंड एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती हैं। तभी हमने वेलोसिटी का लफ्ज़ यूज़ करा है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन है, ओके भाई। तो स्पीड इसकी चेंज हो सकती है लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं, अब बात आ रही है सर्कुलर मोशन की। तो सर्कुलर मोशन में एक और चीज़ होगी, जब सर्किल में एक चीज़ घूम रही है, वेलोसिटी क्रिएट हो रही है, तो वेलोसिटी क्रिएट होने के साथ उसमें क्या क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन भी पैदा होगी, क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी एक्सेलरेशन कहलाती है। और जो सर्किल में एक्सेलरेशन पैदा होगी उसको हम करेंगे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है वो देखते हैं। When the body move around a circle with the constant speed in the direction of velocity continuously change। अब जाहिर सी बात है, स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है।
तो ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन द वेलोसिटी चेंज द वेलोसिटी अम्पेयर्स द एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो हमारे अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, यानी हम लोगों की सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहाँ होगी, हमेशा सेंटर में सर्किल के। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ये चीज़ कहलाती है, द एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ये हम लोगों की सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का छोटा सा फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड में नापी जाएगी, जिससे सिंपल एक्सेलरेशन नापी जाती है। ए सी से डोनेट किया जाता है, यानी ए मतलब एक्सेलरेशन, सी मतलब सेंटीपिटल फोर्स की, और उसका फार्मूला होता है वी स्क्वायर अपन आर, यानी वेलोसिटी का स्क्वायर और आर हमारा रेडियस, यानी रेडियस पर डिपेंड कर रही होती है कि सर्किल देखा जाए, सर्किल में कोई लेंथ नहीं होती, सर्किल में हम रेडियस काउंट कर रहे हैं, डायमीटर काउंट कर रहे होते हैं। तभी इसका फार्मूला बनता है वी इज इक्वल्स टू सॉरी ए इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। आगे चलते हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात होगी। आप सेंटीपिटल जहाँ एक्सेलरेशन है वहाँ सेंटीपिटल फोर्स भी होगी, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन का रिलेशन हम लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 4 से कि फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। यानी एक चीज़ जब यानी एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो फोर्स भी बढ़ेगी, और फोर्स बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। ओके, अब सेंटीपिटल फोर्स क्या होती है, जो चीज़ को मूव करने के लिए यूज़ हो रही है, यानी जो एक्सेलरेशन क्रिएट कर रही है जिस फोर्स के जरिए हो रही है, वो हमारी सेंटीपिटल फोर्स कहलाएगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं सेंटीपिटल फोर्स इज डिफाइंड एज फोर्स नेसेसरी टू मूव बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। यानी वो फोर्स जो आपको नेसेसरी है बॉडी को मूव करने में सर्कुलर पाथ, वो हमारी कहलाती है सेंटीपिटल फोर्स। सही है, और सेंटीपिटल फोर्स में हमेशा बॉडी होती है सेंटर से, मतलब मूव कर रही होती है सेंटर से, उस पर फोर्स लग रही होती है। जैसे हमारी फोर्स को रिप्रेजेंट करवाते हैं एफ से, और ए को रिप्रेजेंट करवाते हैं सॉरी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करवाते हैं ए से, तो वैसे ही सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को ए सी से और फोर्स को एफ सी से, यानी सेंटीपिटल फोर्स से रिप्रेजेंट करवाते हैं। क्योंकि है तो ये फोर्स, तो हम लोगों का ऐसा यूनिट क्या बन गया, न्यूटन। यानी फोर्स का भी ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया, हमारी टेंशन का भी ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया, और हमारी सेंटीपिटल फोर्स का भी ऐसा यूनिट न्यूटन हो गया। अब जरा सी बात यह है कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था एफ इक्वल्स टू एम ए, लेकिन यहाँ पे था एफ सी का मतलब सेंटीपिटल फोर्स, यानी एफ बराबर है एफ सी के और ए बराबर है ए सी के। तो जो हमारा फॉर्मूला था बेसिकली वी स्क्वायर अपॉन आर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का, अगर इसको हम लोग चेंज कर दें एफ इज टू एम ए में, तो ए की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है वी स्क्वायर अपॉन आर, और एम की वैल्यू और आ जाएगी। तो यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर हमारी सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला होगा, जो हमने एफ इज टू एम ए से निकाला। एम हमारा मास सेम रहा, एक्सेलरेशन की जगह हमने वी स्क्वायर अपॉन आर डाल दिया। ओके, तो ये होती है हमारी सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स में क्या है, एफ जो हमारी सेंटीपिटल फोर्स है, एफ हमारा, एम हमारा मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वी हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी, आर हमारा रेडियस ऑफ डिस्टेंस है, और ए सी हमारी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। तो आगे बढ़ते हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स है। उम्मीद है समझ आएगा, कि नहीं समझ में आया तो पूछें कमेंट्स सेक्शन में या एसएमएस कीजिए मुझे। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। अब सेंटीपिटल फोर्स हमने पढ़ ली भाई, एक चीज़ है जो हमें सर्किल में घुमा रही है, हमसे घुमाए जा रहे हैं, कोई भी रस्सी वस्सी में कोई पत्थर बांध दिया हम लोगों ने, उससे घुमा रहे हैं, वो घूमा जा रहा है सर्किल में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो घूम के टूट के निकल गया रस्सी से। अब वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक और फोर्स इस पर अप्लाई हो रही है, सेंटीपिटल फोर्स हम लोगों की क्या हो रही है, सर्किल में घुमाने की कोशिश कर रही है, जैसा कि हमने तस्वीर में देखा था। सही है, जैसे ये बच्चा सर्किल में घुमाया जा रहा है प्लेन को, अब उसका कैसा भी प्लेन होगा, ये प्लेन सर्किल तोड़ के आगे निकल जाता है। अभी जिसको घुमा रही है देखें सेंटर से, तो टुवर्ड द सेंटर हम लोगों की एक सेंटीपिटल फोर्स लग रही है। लेकिन इन केस अगर ये प्लेन अपने सर्किल के रीजन से आगे निकल जाता है या रस्सी ब्रेक हो जाती है, तो उसको वहाँ पे भी एक फोर्स अप्लाई होगी। वो फोर्स क्या कहलाएगी, हमारी सेंटीफुगल फोर्स। यानी सेंटीफुगल फोर्स हम लोगों की क्या होती है भाई, यानी सेंटीपिटल फोर्स का उलट, यानी द रेसिप्रोकल ऑफ सेंटीपिटल फोर्स इज कॉल्ड सेंटीफुगल फोर्स। ये भी एक तरह की डेफिनेशन होती है। वरना अदर डेफिनेशन ये हमारी लिखे, द फोर्स अराइज द बॉडी इन इनर्शिया व्हिच act on the body move in the circular path and direct away from the circular the center around the which body is moving। यानी ये समझ लें कि भाई एक चीज़ जो सेंटर से आपको आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, कि सेंटर में ना रहे, सेंटर से बाहर निकले, हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को तोड़े और इससे आगे बढ़ जाए, ये हमारी क्या कहलाती है, सेंटीफुगल फोर्स। जब अगर कोई एक रस्सी में चीज़ घुमाए वो तोड़ के जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें सेंटीफुगल फोर्स हमारी सेंटीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो गई, तभी वो सर्कुलर में घूमने की जगह वो आगे निकल के चले गए, जो रेड लाइन का एरो शो करवा रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं ज़रा सा, जहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स की अगर डायरेक्शन देखी जाए तो टुवर्ड द सेंटर है। ओके, और सेंटीफुगल फोर्स की डायरेक्शन देखी जाए तो अवे फ्रॉम द सेंटर है, यानी ये हमें सेंटर से बाहर निकाल लिया और ये हमें सेंटर में डाल रही है। तो यही दोनों का मेजर डिफरेंस है। इस चैप्टर में जो खास चीज़ है वो ये है कि इसकी डेरिवेशन हमें पता होनी चाहिए, और डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस चैप्टर की।
जो आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी काम आती है, यानी फर्स्ट ईयर में काम आती है। लेकिन फिलहाल हम डेरिवेशन का एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं एक छोटी सी डेरिवेशन, छोटे से लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, वो है न्यूटन का लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होता क्या है पहले ये समझा। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि हर चीज़ में ग्रेविटेशन फोर्स है, सही है, तभी वो आपस में एक दूसरे से ज्वाइन है। अब पहले लॉ पढ़ लेंगे फिर मैं इसको डिफाइन करते हैं। एवरी पार्टिकल या एवरी पार्टी ऑफ अ मैटर इन यूनिवर्स अट्रैक्ट टू एवरी अदर पार्टी विद द सेम फोर्स। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस बिटवीन देम। इसमें जो कुछ लिखा वो भी सही है, जो मैंने बोला वो भी सही है, क्योंकि मैं डेफिनेशन अलग है और मैं याद करा हुआ होता हूँ तो वही रवानी से निकलती है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स दो बॉडीज में हमेशा होती है। यूनिवर्स की किसी भी बॉडी में दो ग्रेविटेशन फोर्स होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करती हैं उन दोनों के मासेस पे। यानी जितना ज़्यादा मासेस बड़े होंगे उतनी ज़्यादा फोर्स बड़ी होगी, जितने कम मासेस होंगे उतनी कम फोर्स होगी। यानी हम लोग अगर देखा जाए जो सूरज के गिर्द तमाम सैयारे घूम रहे हैं, जिसमें चांद आ गए, वेनिस आ गया, हम लोगों का मार्स आ गया, नेपच्यून आ गया, प्लाटू आ गया, वो सब क्यों घूम रहे थे? क्योंकि इनके बीच में एक सेंटीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स थी, वो उसे घुमाने पे मदद कर रही थी। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी m1 m2 के, यानी उनका मास बहुत ज़्यादा था। जैसे अगर दुनिया का मास दिख रहा है 6 × 10⁻24, यानी 6 × 10 एक्सपोनेंशियल 24, यानी बहुत ज़्यादा मास था, तभी उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा थी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से, यानी रेडियस ऑफ बिटवीन देम, यानी उसका जो रेडियस का स्क्वायर हो उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब क्या चीज़ होती है भाई? कोई भी चीज़ हो जिसमें कोई भी फोर्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, जितना आप उससे दूर जाते रहेंगे वो चीज़ आपसे उतनी उसकी फोर्स कम होती रहेगी। तो इसी तरह का सर्कुलर मोशन की बात की है, सर्कुलर मोशन में रेडियस होता है, तो यानी रेडियस की स्क्वायर से ये चीज़ कम होती रहती है। यानी अगर आपका रेडियस 2 मीटर का है तो आपकी फोर्स क्या है? उस पर भी कम हो रही है। और अगर रेडियस का स्क्वायर, यानी आप 2 की जगह 2 का स्क्वायर कर दिया 4 हो गया, तो उसकी फोर्स और आधी हो गई उससे। 4 का स्क्वायर किया 16 कर लिया, तो यानी उसकी फोर्स जो होगी 4 से 4 टाइम्स कम हो गई। स्क्वायर में ये नुकसान होता है या ये फ़ायदा भी होता है कि अगर देखा जाए तो जो चीज़ 2 गुना कम हो रही थी वो 4 गुना भी कम हो सकती है स्क्वायर से, सही है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ m1 m2 के, जो हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो हमारा क्या हुआ? m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ तस्वीर में सही इस बात से नहीं हुआ है क्योंकि अगर कोई भी फाइल हम लोग, कोई भी फाइल या कोई भी चीज़ हम लोग पीपीटी में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोगों की वो चीज़ की प्रॉपर्टी मिट जाती है। और ये सिंपल जो चीज़ हमारी सुपर सब्सक्रिप्ट मानी जाती है या स्क्वायर बनना चाहिए था आर पे, वो आर पे स्क्वायर की जगह R2 बन गया। तो ये आर का स्क्वायर है, इसमें देख के घबराइएगा मत, जैसे कि इमरान खान ने बोला है। ओके, जब हमारा ग्रेविटेशन का कांस्टेंट हट रहा है, यानी यहाँ पे हमारा प्रोपोर्शनल का साइन हट रहा है दोनों इक्वेशन कंबाइन करने के बाद, तो हमारा एक कांस्टेंट लग रहा है जी। जी हमारा होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6 × 6 7 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर अपॉन kg स्क्वायर। सही है, यहाँ पे स्लैश आता है, स्लैश डला हुआ नहीं है यहाँ पे, kg स्क्वायर -2 लिखा हुआ है, तो वही वाली बात है, स्लैश के बराबर हो गया। और ये हमारी इक्वेशन रिटर्न इस तरह होती है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F = g m1 m2 अपॉन रेडियस का स्क्वायर। और g जो हमारा होता है वो न्यूटन का यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, जैसे कि मैंने बताया। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है सिंपल कैपिटल जी और स्मॉल जी में? क्योंकि हमारे पास 2 जी आ गए, एक जी हमारा ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करवा रहा है, दूसरा जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करवा रहा है। चलो तो इसका फ़र्क देखते हैं आखिर में। इससे पहले ज़रा इस फोर्स के टॉपिक के बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात हो जाए, बाकी उसका फ़र्क तो हम देखेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किस चीज़ पे? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अभी पहली बार तस्वीर में देखा जाए तो इन लोगों में क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम हो गया। तस्वीर एक ही देखी जाए बात, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी स्मॉल बिटवीन देयर स्मॉल मासेस। अब यहाँ मासेस स्मॉल थे तो हमारे पास क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स कम हुई। लेकिन अगर मासेस को हम बड़ा कर दें तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ओके, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ है, यानी कम होने पे कम होना और ज़्यादा होने पे ज़्यादा होना। अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोग डिस्टेंस हटा दें, यानी चीज़ें बराबर साइज़ की हैं, सही है, वो भी 100 किलो की, ये भी 100 किलो की, लेकिन डिस्टेंस अगर ज़्यादा कर दिया तो हम लोगों की ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा दें। ओके, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस कम कर देंगे और ये चीज़ की ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है उसके मेजर डिफरेंस ये है कि जो हमारा कैपिटल होता है जी, वो हम लोग उसे ग्रेविटेशनल फोर्स के उससे डिफाइन करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वो होती है जो किसी भी ग्रेविटी की वजह से लग रही होती है और उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर।
ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी हमारी होती है एक तरह की एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में और 4 में हमने पढ़ा था। फिर ग्रेविटी की अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो होती है वो 9.8 या 10 लेते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी हम लोग न्यूमेरिकल्स में देख चुके हैं और ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग पिछली वीडियोस में कि ग्रेविटी क्या होती है। ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन तरह की चीज़ होती है, वो आपको नीचे की तरफ खींचती है, और ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। अब ये क्या है, कैपिटल जी का एक और प्रॉपर्टी कांस्टेंट है हमारी इसकी वैल्यू, यानी ग्रेविटी तो चेंज हो जाती है। हमने देखा कि ज़मीन पर अलग है, ज़मीन पर 9.8 या 10 है, चांद पे देखा जाए तो 1.6 है, मार्स पे अलग है, और स्पेस में ग्रेविटी 0 है। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात देखी जाए तो वो हम लोगों का फिक्स होता है और उसमें कभी चेंज नहीं आता, तभी वो कांस्टेंट कहलाता है। और ग्रेविटी हमारी क्या होती है, चेंज होती है, वेरी करती है हर जगह के हिसाब से। जैसे मून की अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से 1.6 है, यानी 1 × 6 यानी 6 का हाफ है उसका। यानी अगर मून की ग्रेविटी 6 है तो सॉरी, अगर अर्थ की ग्रेविटी 6 है तो मून की ग्रेविटी 1 है, यानी उससे बहुत ही कम है। तभी आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि स्पेस पे या मून पे कोई जाता है, स्पेस में तो हवा में ही घूम रहा होता है, लेकिन मून पे जा रहे होते हैं तो उछल उछल के चल रहे होते हैं, यानी उनको ग्रेविटी नीचे नहीं खींच रही होती इतनी जल्दी जितनी जल्दी हमें खींच रही होती है। तो फिलहाल यहाँ पे चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, बाकी चैप्टर में 2 डेरिवेशन है, उम्मीद है मैं उसकी वीडियो डालूंगा। अब मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह डालूंगा, क्योंकि थोड़ी ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई है, स्कूल भी बदल रहा है और थोड़ी जगह वगह भी मेरी चेंज होने वाली है। लेकिन इंशाल्लाह अगले चैप्टर की वीडियो जल्दी आएगी। तो आगे बढ़ते हैं इसके एमसीक्यूज़ टाइम की तरफ। एमसीक्यूज़ टाइम में हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं भाई कि जी क्या होता है। सही है, कैपिटल जी किसको रिप्रेजेंट करवाता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशन फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड किस तरफ सेंटीपिटल फोर्स डायरेक्शन कर रही होती है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है? द चेंज इन वेलोसिटी इन सर्कुलर पाथ, यानी जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है सर्कुलर पाथ में वो क्या होता है? अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो हमारा क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये क्या होगा आपको खुद समझ जाना चाहिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, छोटी छोटी वैल्यूज हैं। अगर ये वीडियो समझ के देखिए तो इसके आंसर आप दे पाएंगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी करके रिप्लाई करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें भाई। वीडियो बहुत काम की है। गुड बाय मेरी तरफ से भी, मेरे चैनल की तरफ से भी, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।